Hello everyone, this is Dr. Smriti and today's topic is structure of cell. We will discuss about structure of cell in brief. So let's start now. First point is all cells have living membrane boundary called cell membrane. जितने भी cells होते हैं वो चारों तरफ से एक membrane से surrounded होते हैं. ये membrane living होता है. इस membrane को बोलते हैं cell membrane. मैंने यहाँ पे structure draw किया है. ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है. आप देख सकते हो ये चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है. एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है. इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन है. ये सेल का बाउंड्री बनाता है. दैट मीन्स कि एनिमल सेल्स हो या प्लांट सेल हो वो चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. इस मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं बिकॉज सेल के अंदर लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है. इस लिक्विड सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये प्लाज्म मीन्स होता है लिक्विड. ठीक है, तो ये लिक्विड को सराउंड करने वाला मेम्ब्रेन है, इसीलिए इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट सेल्स हैव अ नॉन लिविंग रिजिड सेल वॉल आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन. एनिमल सेल में एंड प्लांट सेल में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं. दैट मीन्स कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं. और कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं. उन्हीं में से एक है सेल वॉल. ये सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है. ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, जस्ट बाहर होता है. ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है एनिमल सेल. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है और ये सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होता है. ये जो सेल वॉल है ये रिजिड होता है एंड नॉन लिविंग होता है. नॉन लिविंग एंड ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, इसे सेल वॉल कहते हैं. ये नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर है जो आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन होता है. थर्ड पॉइंट है द प्लांट एंड एनिमल सेल्स इनक्लोज प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द मेम्ब्रेन. एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ होता है. इस लिक्विड सब्सटेंस को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. इस प्रोटोप्लाज्म को सेल मेम्ब्रेन सराउंड करता है. ये सेल है. सेल के अंदर ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया है ये लिक्विड है. इस लिक्विड को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. ये प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन से. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू मेन रीजन्स, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म दो भाग में बटा हुआ होता है. एक यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल है. सेल के सेंटर में ये स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से. इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड भरा हुआ होता है. इस लिक्विड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर भी लिक्विड भरा हुआ है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है. इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं सेलुलर कंपार्टमेंट. और इसमें जो लिक्विड है, इस पोर्शन का जो सेलुलर कंपार्टमेंट का जो लिक्विड है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियर कंपार्टमेंट का जो लिक्विड है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. दैट मीन्स कि प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, न्यूक्लियर रीजन में एंड साइटोप्लाज्मिक रीजन में. न्यूक्लियर रीजन दैट मीन्स कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो लिक्विड मौजूद होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म व्हिच इज इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन बट आउटर टू द न्यूक्लियस nuclear membrane. It is the main area of cellular activities and contain all the cell organelles. ये जो एरिया है ये मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटीज के लिए
और इसी एरिया में मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और जितने भी ये सेल ऑर्गेनल्स हैं ये अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि लाइसोसोम है। ठीक है, लाइसोसोम का मेन फंक्शन होता है ये अगर सेल पे कोई वायरस अटैक करता है या बैक्टीरिया अटैक करता है तो उसे डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट फंक्शन होता है कि सेल जब पुराना हो जाता है, जब इसका कोई फंक्शन लेस होता है तो लेस होने लगता है तो ये जो सेल मेम्ब्रेन का बाउंड्री है, जो मेम्ब्रेन लाइसोसोम का जो बाउंड्री है, मेम्ब्रेन है, ये ब्रस्ट हो जाता है और इसके अंदर एंजाइम भरा हुआ रहता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोलेज। ये हाइड्रोलेज एंजाइम ये खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये सेल को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है एंड वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। दैट मीन्स कि ये सेल को, बैक्टीरियल सेल को और वायरल सेल को मार देता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ बनाया है ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये फूड वैक्यूल, ये डाइजेशन से एसोसिएटेड होता है। दैट मीन्स कि पाचन से जुड़ा होता है। ये स्ट्रक्चर जो लैमिनर स्ट्रक्चर है इसे गोल्जी बॉडी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रियोल है। ये सेल डिवीजन के समय एस्ट्रल फॉर्मेशन करता है और ये एनिमल सेल में ही होता है, प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट ये भी जो रेटिकुलर स्ट्रक्चर है इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये भी सेल ऑर्गेनल है और इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये दो सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो सब यूनिट होते हैं। देयर आर टू सब यूनिट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो सब यूनिट होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा तरह का जो है यहाँ आप देख सकते हैं इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन और ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है राइबोसोम को। ये जो यहाँ पे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है इसे राइबोसोम बोलते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और राइबोसोम के प्रेजेंस के कारण ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ होता है, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो सब यूनिट है ये स्मूथ सब यूनिट है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पे जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दैट मींस कि जो राइबोसोम है वो एब्सेंट है और राइबोसोम के एब्सेंस होने के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस स्मूथ होता है, इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एरिया जो है ये न्यूक्लियर एरिया है, न्यूक्लियर रीजन है। ये सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर रीजन जो है वो फील्ड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्रोमैटिन बोलते हैं। इसके अंदर जो ये राउंड सा स्ट्रक्चर है इसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये भी सेल ऑर्गेनल्स है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम है एटीपी जनरेट करना, मतलब एनर्जी बनाना। नेक्स्ट मैंने यहाँ बनाया है वैक्यूल। एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल होता है एंड प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होता है, मतलब वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। सेल का 90% एरिया वैक्यूल कवर करता है इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल सेल वैक्यूल जो है वो एब्सेंट होता है और इसका साइज जो होता है इसका नंबर ऑफ जो वैक्यूल है एनिमल सेल में वो भी कम होता है और साइज भी बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोप्लाज्म, अ पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस। ये जो रीजन है न्यूक्लियर रीजन ये फील्ड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से, जिसमें क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, यहाँ स्ट्रक्चर मैंने बनाया है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोविली और ये इपिथेलियल सेल में होता है, एग सेल में होता है। दूसरी बात ये कि ये माइक्रोविली प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में मौजूद नहीं होता है। इसका मेन फंक्शन है सेल के सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, एब्जॉर्प्शन करना एंड सिक्रीशन। मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोविली इज absorption and secretion. It also increases the surface area of the cell. ठीक है, तो हमने आज ये देखा कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ जो अंदर में जितने भी हैं ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और मेनली ये सेलुलर कंपार्टमेंट में ही मौजूद होते हैं।
इसलिए इस कंपार्टमेंट को बोलते हैं कि ये सेलुलर एक्टिविटीज के लिए होता है। यहाँ पे ये सेलुलर कंपार्टमेंट सेलुलर एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी न्यू वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शेयर भी कर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ताकि जो नीडी स्टूडेंट है उन तक ही पहुंच सके। थैंक यू सो मच।